Hello, students. Welcome to Desert Rose Psychis. Myself, Ali Hassan, and today the topic of discussion is intellectual functions. चलें स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट अमूमन उन पेशेंट्स के लिए होते हैं जो हॉस्पिटल की साइकियाट्री वार्ड में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और ये टेस्ट खास तौर पर उस वक्त ज़रूरी होते हैं जब ये शक हो कि ब्रेन की कोई फिजिकल इलनेस मौजूद है, मतलब ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम हो। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेस्ट बिल्कुल ठीक तरीके से किए जाए। अगर टेस्ट गलत तरीके से किए जाए तो इन रिजल्ट्स का कोई फायदा नहीं होता। अब टेस्ट शुरू करने से पहले साइकोलॉजिस्ट को क्लाइंट या पेशेंट को साफ साफ बताना चाहिए मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्यों करने जा रहा हूँ। साइकोलॉजिस्ट पेशेंट से या क्लाइंट से यूं कह सकता है, अब मैं आपसे कुछ और क्वेश्चंस पूछूंगा। इन सवालों से मुझे ये समझने में मदद मिलेगी कि आप चीज़ों को कितना ठीक तरह से समझ पा रहे हैं। ज़रूरी है कि आप पूरी कोशिश करें, चाहे सवाल आपको बहुत आसान लगें या बहुत मुश्किल। साइकोलॉजिस्ट को पेशेंट या क्लाइंट के दुरुस्त और गलत दोनों आंसर्स लिखने चाहिए। साथ साथ साइकोलॉजिस्ट को यह भी देखना चाहिए कि पेशेंट या क्लाइंट का बिहेवियर कैसा है। क्या पेशेंट या क्लाइंट दिल लगाकर जवाब दे रहा है, आंसर देने की कोशिश कर रहा है, या पेशेंट या क्लाइंट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, एंशियस है या स्ट्रेसफुल है, या बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, उदास है। क्या पेशेंट या क्लाइंट जल्दी तंग हो जाता है या ये कहकर सवाल छोड़ देता है कि ये बहुत ही मामूली सवाल है। जब साइकोलॉजिस्ट रिजल्ट समझने लगे तो उसे ये बात याद रखनी चाहिए, इन टेस्टों पर पेशेंट या क्लाइंट की जो इंटेलिजेंस और उसकी एजुकेशन दोनों का असर होता है। इसलिए पेशेंट या क्लाइंट की एजुकेशन और उसका पेशा जानना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर साइकोलॉजिस्ट ये फैसला कर सकता है कि मसला वाकई डिजीज़ की वजह से या किसी और वजह से। अब इसी में एक टॉपिक आता है ओरिएंटेशन। अब ओरिएंटेशन क्या होता है कि सबसे पहले साइकोलॉजिस्ट को पेशेंट या क्लाइंट की ओरिएंटेशन देखनी चाहिए, यानी पेशेंट को वक्त और जगह की कितना अंदाज़ा है। साइकोलॉजिस्ट पेशेंट से ये सवाल पूछता है, आज हफ्ते का कौन सा दिन है, घड़ी देखे बगैर बताएं, इस वक्त तकरीबन क्या वक्त होगा, आज की डेट और ईयर क्या है, ये जगह क्या है, इस जगह का नाम क्या है। अगर पेशेंट इन सवालों के जवाब ठीक ना दे तो साइकोलॉजिस्ट फिर आसान सवाल करता है, ये किस किस्म की जगह है, हम किस शहर में हैं, आप अपने घर से यहाँ कैसे पहुंचे, आपका नाम क्या है, मैं कौन हूँ। अगर पेशेंट या क्लाइंट ये सवाल भी ना कर पाए तो साइकोलॉजिस्ट और भी सिंपल क्वेश्चंस पूछता है, इस वक्त दिन है या रात, आपके ख्याल में वक्त सुबह 9 बजे के करीब है या दोपहर के, आज मंडे है या ट्यूसडे, आज या महीने की शुरुआत है या आखिर। अब ये चीज़ होती है इसमें। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर पेशेंट एवरी पेशेंट को अपनी पहचान के बारे में क्वेश्चंस का दुरुस्त जवाब आना चाहिए। यानी पेशेंट को अपना नाम मालूम होना चाहिए, उसे ये मालूम होना चाहिए कि वो अस्पताल में है और इस हॉस्पिटल का नाम क्या है, उसे वीक के दिन का सही अंदाज़ा होना चाहिए और वक्त का अंदाज़ा तकरीबन 1 घंटे के अंदर अंदर होना चाहिए। जैसे कि हम पूछते हैं ना कि क्या आप बता सकते हैं कि इस वक्त कौन सा, मतलब क्या टाइम हो रहा होगा, अंदाजे से बताएं। तो साइकोलॉजिस्ट को पेशेंट के जवाब लफ्ज़ ब लफ्ज़ लिखने चाहिए और साथ दुरुस्त जवाब ब्रैकेट में लिखने चाहिए। अब साइकोलॉजिस्ट को दूसरी ऐसी बातें भी नोट करनी चाहिए जो ये बताती हैं कि पेशेंट कन्फ्यूजन में है। फॉर एग्जांपल, पेशेंट कई दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद वार्ड में रास्ता ना ढूंढ पाए या पेशेंट गलत बिस्तर पर जाकर लेट जाए, तो डिसओरिएंटेशन सबसे अहम सिम्टम है। क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब शऊर का धुंधला जाने का। अब ये कैफियत खास तौर पर डिलीरियम में नज़र आती है। अब इसमें क्या होता है कि इस हालत में पेशेंट को इर्द गिर्द की समझ कम हो जाती है, उसका जो ध्यान है, अवेयरनेस है, वो बढ़ जाती है चीज़ों में, वक्त का पता नहीं रहता, जगह का मकसद समझ नहीं आता और वो इर्द गिर्द के लोगों का किरदार भी समझ नहीं पाता या उसे समझ में नहीं आता। लेकिन ये भी याद रखें कि वक्त और जगह के क्वेश्चंस में मिस्टेक हमेशा डिलीरियम की वजह से नहीं होती, कभी ये
वीकनेस मेमोरी की वजह से भी हो सकती है, जैसे डिमेंशिया में होता है, और कभी मूड डिसऑर्डर में, जहाँ पेशेंट की दिलचस्पी इंटरेस्ट बहुत लिमिटेड हो जाता है, जैसा कि इफेक्टिव डिसऑर्डर में। फिर आता है अटेंशन एंड कंसंट्रेशन, मतलब तवज्जो और ध्यान। ये मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको देखें। जब साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट या पेशेंट से हिस्ट्री लेता है तो उस दौरान अक्सर पेशेंट की अटेंशन और कंसंट्रेशन में जो कमी होती है सामने आ जाती है, यानी पेशेंट का ध्यान ठीक से नहीं लगता, या फिर वो जिस बात पर ध्यान दे रहा होता है वो बहुत जल्द बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट किसी बात पर बात कर रहा होता है और अचानक उसका ध्यान किसी और चीज की तरफ चला जाता है। मसलन, पेशेंट साइकोलॉजिस्ट का सवाल सुनकर बाहर हरे भरे दरख्तों की तरफ देखने लगता है, या फिर टेबल पर रखी किताब की तरफ उसका ध्यान चला जाता है। जब साइकोलॉजिस्ट पेशेंट या क्लाइंट से बात करता है तो पेशेंट बहुत जल्द नहीं है डिफरेंट टॉपिक्स की तरफ ध्यान दे सकता है और इन सब बातों को मिलाकर वो अपना आंसर देने की कोशिश करता है। क्लाइंट के ध्यान तो और जवाब देने साइकोलॉजिस्ट की के लिए सलाहियत जरूरी पर होता है कि वो impact पेशेंट डाल से सकते हैं। सवाल पूछकर अगर पेशेंट उसके या क्लाइंट अटेंशन और कंसंट्रेशन को क्वेश्चंस परखे, पर अटेंशन ना दे रहा हो मतलब उसको या जांचे। वो सब्र अब ये से सवाल आंसर देने ज्यादातर की उन कोशिश चीजों ना के करे बारे तो में ये होते ध्यान की हैं कमी जो पेशेंट अटेंशन पहले डिफिक्ट से ही की जानता होता है सिम्टम और हो जिन्हें सकता है। दोबारा सीखने की जरूरत लेकिन नहीं होती। अटेंशन और एक फॉर बात पर एग्जाम्पल, ध्यान साइकोलॉजिस्ट कायम रखना, पेशेंट से कह सकता कंसंट्रेशन है, का जायजा सिर्फ हफ्ते के इसी दिन सूरत में उल्टे लिया जाना तरतीब में चाहिए बताएं, जब शुरू करें पेशेंट की सैटरडे से। एजुकेशनल हिस्ट्री और प्रोफेशन को ईयर के सामने महीने रखकर उल्टे ऐसी बातें तरतीब में नजर आए। बताएं, शुरू करें सिर्फ दिसंबर से। अटेंशन का जायजा ही नहीं बल्कि अगर पेशेंट पेशेंट की या ये क्लाइंट हालत ये चीजें समझना कि नहीं क्या वो बता पाता तो मेंटल इलनेस का साइकोलॉजिस्ट शिकार है, ये भी बहुत आसान ज़रूरी और है। स्ट्रेट पूछता मिसाल है, के तौर जैसे पर ऑर्गेनिक ब्रेन अगर सिंड्रोम 100 में और से इफेक्टिव 7 कम डिसऑर्डर्स करके में बताएं, फिर हर बार ध्यान की जो 7 कम कमी है, करते जाएं, अटेंशन डिफिक्ट अक्सर जितना आप होती कर है। सकें। तो ये जो क्वेश्चन है ज्यादातर पेशेंट की एजुकेशन और इंटेलिजेंस पर डिपेंडेंट होते हैं। इसीलिए पेशेंट की जो एजुकेशनल बैकग्राउंड और प्रोफेशन को देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ये समझा जा सके कि पेशेंट सवाल को क्यों नहीं समझ पा रहा। अब इन टेस्टों के दौरान साइकोलॉजिस्ट को पेशेंट या क्लाइंट का अटेंशन रिकॉर्ड करना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि पेशेंट सवाल हल करते वक्त क्या पूरी कोशिश कर रहा है। साइकोलॉजिस्ट को ये भी देखना चाहिए कि पेशेंट बहुत ज़्यादा घबराया हुआ तो नहीं है, मतलब एंशियस तो नहीं है, या पेशेंट या क्लाइंट बहुत ज़्यादा डिप्रेस तो नहीं है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस पेशेंट के ध्यान और जवाब देने की जो एक कैपेबिलिटी होती है उस पर इम्पैक्ट डाल सकती है। अगर पेशेंट या क्लाइंट क्वेश्चंस पर अटेंशन ना दे रहा हो या वो सब्र से जवाब देने की कोशिश ना करे तो ये ध्यान की कमी कमी जो अटेंशन डिफिक्ट की एक अलामत हो सकती है, सिम्टम हो सकता है। लेकिन अटेंशन और एक बात पर ध्यान कायम रखना, कंसंट्रेशन का जो एक जायजा है, सिर्फ इसी सूरत में लिया जाना चाहिए जब पेशेंट या क्लाइंट की एजुकेशनल हिस्ट्री और प्रोफेशन को सामने रखकर ऐसी बातें नजर आए। सिर्फ अटेंशन का जायजा ही नहीं बल्कि पेशेंट की ये हालत समझना कि क्या वो मेंटल इलनेस का शिकार है, ये भी बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम और इफेक्टिव डिसऑर्डर्स में अटेंशन डिफिक्ट अक्सर होती है, मतलब ध्यान की कमी अक्सर देखने को मिलती है। फिर आता है रजिस्ट्रेशन और शॉर्ट टर्म मेमोरी, मतलब फौरन याद करना और शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे हम जानते हैं। अब इस पार्ट में साइकोलॉजिस्ट ये देखता है कि पेशेंट या क्लाइंट फौरन बात पकड़ता है या नहीं, और फिर वही बात कुछ देर बाद भी याद रहती है या नहीं। साइकोलॉजिस्ट पेशेंट से ये सवाल पूछ सकता है, अभी तक हमने कौन कौन से टेस्ट किए हैं, आपको याद है हम कुछ देर से किन बातों पर बातचीत कर रहे हैं, मतलब गुफ्तगू कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए भी पूछे जाते हैं ताकि साइकोलॉजिस्ट ये जान सके कि पेशेंट की शॉर्ट टर्म मेमोरी ठीक काम कर रही है या नहीं। फिर आता है डिजिट स्पैन, मतलब नंबर याद करके दोहराना। अब ये टेस्ट ये देखता है कि पेशेंट या क्लाइंट नंबर फौरन याद, मतलब इमीडिएट रिकॉल करके वापस बोल सकता है या नहीं। इसे कहते हैं रजिस्ट्रेशन, और फौरी यादाश्त, इमीडिएट रिकॉल कहा जाता है इसे। देखिए, साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को पहले आसान, मतलब अल्फाज में समझाता है। अब मैं आपको कुछ नंबर बोलूंगा, आपने उन नंबर को याद रखना है। अब इसका मतलब है रजिस्ट्रेशन। जब मैं बोलना बंद करूं तो आपने वही नंबर उसी सीक्वेंस से, उसी तरतीब से वापस बोलने हैं।
ये होता है इमीडिएट रिकॉल, फौरी याददाश्त। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ 2 4 7 तो आपने मुझे 2 4 7 वापस बोलना है। फिर साइकोलॉजिस्ट 3 नंबर बोलता है। बोलने की रफ्तार तकरीबन 1 नंबर फी सेकंड रखी जाती है। साइकोलॉजिस्ट किसी एक नंबर पर जोर नहीं देता, सब नंबर एक जैसे अंदाज में बोले जाते हैं। फिर पेशेंट या क्लाइंट फौरन वो नंबर वापस बोलता है, इसे हम कहते हैं इमीडिएट रिकॉल। अगर पेशेंट 3 नंबर सही बोल दे तो साइकोलॉजिस्ट 4 नंबर बोलता है, लेकिन नए नंबर के साथ। फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर। ये अमल इसी तरह जारी रहता है यहाँ तक कि पेशेंट या क्लाइंट किसी नंबर पर गलती कर दे। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर 7 नंबरों पर। आखिर में साइकोलॉजिस्ट नोट करता है कि पेशेंट या क्लाइंट ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर सही तरतीब से करेक्ट सीक्वेंस से बोल सका। अब ज्यादातर जो अडल्ट लोग होते हैं, अडल्ट पीपल होते हैं, तकरीबन 7 नंबर दुरुस्त बोल लेते हैं। अगर पेशेंट या क्लाइंट 5 या इससे कम नंबर ही ठीक बोले तो ये याददाश्त की कमजोरी की तरफ एक मजबूत पावरफुल साइन होता है। फिर आता है स्टैंड फॉर बिनाइट सेंटेंस, मतलब सेंटेंस याद करके दोहराना। अब ये टेस्ट भी फौरन याद करके और फौरन वापस बोलने के लिए है। इसमें पेशेंट या क्लाइंट की जो समझ बूझ है, जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं, उसको भी सामने रखा जाता है। साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को यूं समझाता है, अब मैं आपको एक जुमला सुनाऊंगा, आपने गौर से सुनना है, फिर आपने वही जुमला जितना ठीक हो सके वैसे ही वापस दोहरा देना है। फिर साइकोलॉजिस्ट नीचे वाला एक जुमला आहिस्ता और सीधे अंदाज में पढ़ता है। साइकोलॉजिस्ट सिर्फ एक ही बार जुमला पढ़ता है, सेंटेंस पढ़ता है। फिर फौरन पेशेंट से कहता है कि वो जुमला दोहराए। अगर पेशेंट गलती करे तो साइकोलॉजिस्ट आसान सेंटेंस दे देता है। अगर पेशेंट सही दोहराए तो साइकोलॉजिस्ट मुश्किल एक सेंटेंस दे देता है। साइकोलॉजिस्ट पेशेंट या क्लाइंट का जवाब लफ्ज ब लफ्ज लिख लेता है। अब जुमले कौन से हैं? फर्स्ट है वेरी लो इंटेलिजेंस लेवल। पहला, बहुत कम समझ वाला जो है, कल हम अपनी गाड़ी में सड़क पर एक चक्कर लगाने गए थे। वो सड़क एक ब्रिज के ऊपर से गुजरती है, ये आसान है। दूसरा, मीडियम इंटेलिजेंस लेवल, दरमियानी समझ वाला। हवाई जहाज ने बहुत एहतियात से वहां लैंडिंग की, वो जगह पहले से ही उसके लिए तैयार की गई थी। फिर आता है नॉर्मल इंटेलिजेंस लेवल, आम समझ वाला। अब लाल सर वाले परिंदों ने बहुत शोर मचाया, वो बच्चे को घोंसले से दूर करने की कोशिश कर रहे थे। फिर आता है हाई इंटेलिजेंस लेवल, बहुत समझदार। अब हफ्ते के आखिर में न्यूज़पेपर ने एक बड़े टूरिस्ट के जितने भी एक्सपीरियंस थे पूरी डिटेल से पब्लिश कर दिए। फिर एक और टेस्ट है जिसे हम कहते हैं नेम एड्रेस फ्लावर, मतलब नाम, पता और फूल। अब ये टेस्ट 3 चीजें देखता है। फौरन याद करना मतलब रजिस्ट्रेशन। दूसरा, फौरन वापस बोल देना, इमीडिएट रिकॉल। थर्ड है कुछ देर बाद भी याद रहना, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को यूं समझाता है, अब मैं आपको एक ख्याली आदमी का नाम और पता बताऊंगा और एक फूल का नाम बताऊंगा जो उसे पसंद है। अब ये याददाश्त का एक आम टेस्ट है, हम ये सबको करते हैं। आपने कोशिश करनी कि इसे याद करें और जैसे ही मैं ख़त्म करूं आपने ये सब मुझे वापस बता देना। फिर साइकोलॉजिस्ट ये बताता है, नाम जनाब सलीम खान, पता मकान नंबर 118 गुलशन टेरेस ब्लॉक बी लाहौर 13, फूल उसे पसंद है डैफोडिल। फिर साइकोलॉजिस्ट कहता है, अब आप मुझे यही वापस बताएं। साइकोलॉजिस्ट वो नाम और पता भी लिखता है जो उसने दिया और पेशेंट का फौरी जवाब भी लिखता है। अब साइकोलॉजिस्ट याद रखता है कि कुल चीज़ें 9 बनती हैं जनाब के अलावा। नाम और पता चुनते वक्त साइकोलॉजिस्ट बहुत आम नाम नहीं लेने चाहिए उसको, ये याद रखिएगा। और ऐसा पता भी नहीं लेना चाहिए जो क्लाइंट के अपने इलाके का मशहूर पता हो, ताकि क्लाइंट को पहले से याद ना हो। अगर क्लाइंट गलती करे तो साइकोलॉजिस्ट वही नाम और वही पता दोबारा पढ़कर कहता है कि दोबारा बताएं। अब ये अमल तब तक होता रहता है जब तक साइकोलॉजिस्ट बताता रहता है जब तक पेशेंट बिल्कुल ठीक ना बोल दे। और साइकोलॉजिस्ट नोट करता है कि क्लाइंट ने कितनी बार कोशिश की। जब क्लाइंट बिल्कुल ठीक बोल दे तो साइकोलॉजिस्ट कहता है, अब आप इसे याद रखें, मैं आपसे थोड़ी देर बाद फिर पूछूंगा। फिर साइकोलॉजिस्ट अगले टेस्ट करता है, मसलन रिमोट मेमोरी। फिर 2 मिनट बाद साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट से दोबारा वही नाम और पता पूछता है। इस दफ़ा साइकोलॉजिस्ट गलती दुरुस्त नहीं करता,
बस जो जवाब आए वो लिख लेता है। फिर मजीद 5 मिनट बाद साइकोलॉजिस्ट दोबारा पूछता है और जवाब फिर लिख लेता है। तो फिर साइकोलॉजिस्ट ये बातें देखता है, क्या शुरू में ही याद करने में मुश्किल थी? इसे इसे हम कहते हैं पुअर रजिस्ट्रेशन। जब एक बार सही याद हो गया तो क्या फिर सही याद रहा? इसे हम कहते हैं एक्यूरेट रिकॉल। अगर गलतियां आई तो क्या हर बार वही गलती हुई, या 5 मिनट बाद 2 मिनट के मुकाबले में कारकर्दगी जो थी और ख़राब हुई? अगर यही टेस्ट अगली आपको मुलाकात में दोबारा करना हो तो हर दफ़ा नया नाम और नया पता रखें, मगर फासला और मुश्किल तकरीबन वैसी ही हो जैसी मिसाल में है। अगर आम तौर पर देखें, ज़्यादातर लोग नाम और पता फ़ौरन भी ठीक दोहरा लेते हैं और 5 मिनट बाद भी ठीक दोहरा लेते हैं। अगर 5 मिनट बाद 3 या इससे ज़्यादा गलतियाँ हों तो ये याददाश्त की एक ऐसी कमी की तरफ पावरफुल साइन होता है जो साइकोलॉजी और साइकेट्री में बड़ा ही इंपॉर्टेंट समझा जाता है। फिर आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब क्लाइंट की लॉन्ग टर्म मेमोरी चेक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट से उसके गुजरे हुए वक्त की मेमोरीज पूछता है। अब ये क्वेश्चंस क्लाइंट के पुराने पास्ट एक्सपीरियंस को याद रखने की एक एबिलिटी को चेक करने के लिए किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म मेमोरी में फर्स्ट हम देखते हैं रिसेंट मेमोरी को, मतलब करीब की याददाश्त। अब रिसेंट मेमोरी को चेक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट से पिछले दिनों की बातें पूछता है, जैसे आप हॉस्पिटल कब आए थे, आपको यहाँ कौन लाया था, अब तक हम किस मौजू पर बात कर चुके हैं, मतलब किस किस टॉपिक पर बात कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन इसलिए किए जाते हैं ताकि साइकोलॉजिस्ट ये देख सके कि क्लाइंट या पेशेंट की रिसेंट मेमोरी याद है उसे या नहीं। अगर पेशेंट या क्लाइंट इन क्वेश्चंस के जवाब ठीक से दे रहा हो तो इसका मतलब है कि उसकी जो रिसेंट मेमोरी है बिल्कुल ठीक है। फिर आता है इसमें रिमोट मेमोरी। अब रिमोट मेमोरी की जो एक याददाश्त को चेक करने के लिए साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट से उसके ओल्ड एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चन करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके आखिरी स्कूल का क्या नाम था, उस स्कूल के हेडमास्टर का नाम क्या था, आपकी शादी कब हुई थी। अब ये क्वेश्चन पेशेंट या क्लाइंट के पुराने जो ओल्ड एक्सपीरियंस की याद को चेक करने के लिए किए जाते हैं। अब इस किस्म के क्वेश्चंस का पर्पस ये देखना है कि पेशेंट या क्लाइंट को पुराने जो ओल्ड एक्सपीरियंस, जो पुराने वक्त के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन याद है। अच्छा देखो, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस आम जनरल नॉलेज के बारे में पूछे जाते हैं ताकि पेशेंट की एजुकेशन और इंटेलिजेंस को चेक किया जा सके। अब ये क्वेश्चन ज़्यादातर उसकी मेमोरी से नहीं बल्कि उसकी एजुकेशन और इंटेलिजेंस से मुतल्लिक हैं। फॉर एग्जांपल, दूसरी जंग अजीम कब हुई थी, पिछले 5 वज़ीर आज़म के नाम क्या हैं। अब ये क्वेश्चंस आम इंफॉर्मेशन के बारे में हैं और इनके जवाब एजुकेशन और समझ पर डिपेंडेंट होते हैं, ना कि सिर्फ याददाश्त पर। फिर आता है प्रॉब्लम इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। अक्सर लॉन्ग टर्म मेमोरी की जो प्रॉब्लम है हिस्ट्री लेते वक्त सामने आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, पेशेंट या क्लाइंट अपनी उम्र के बारे में डिफरेंट बातें करता है, या रिटायरमेंट का साल गलत बताता है, या बीवी की डेथ का साल मुख्तलिफ बताता है। अब ऐसी सूरत हाल में याददाश्त, मतलब मेमोरी की जो प्रॉब्लम है उसका शुबा होता है, शक होता है, और ये साइकोलॉजिस्ट के लिए एक इशारा होता है। फिर इसी में शॉर्ट टर्म मेमोरी और नई चीज़ें सीखने में जो एक डिफेक्ट होता है। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी ख़राब हो तो ये दरअसल नई बातें सीखने में प्रॉब्लम होती है इससे, यानी मेंटल इलनेस से पहले की जो यादें हैं सही रहती हैं, मगर नई बातें या एक्सपीरियंस याद नहीं रह पाते या बहुत जल्द भूल जाते हैं। इसे न्यू मेमोरी लर्निंग में डिफेक्ट कहते हैं। अगर पेशेंट या क्लाइंट की शॉर्ट टर्म मेमोरी ख़राब हो तो इसका मतलब है कि नई इंफॉर्मेशन उसके ब्रेन में नहीं बैठ पा रही। फिर आता है रेट्रोग्रेड एमनेशिया। अब रेट्रोग्रेड एमनेशिया में पेशेंट को वो यादें भूल जाती हैं जो वो मेंटल इलनेस से पहले के वक्तों में बनाता है, यानी पेशेंट के पास पुरानी यादें नहीं रहती। फिर आता है मेमोरी इन डिमेंशिया। अच्छा बेटा, इसमें क्या होता है कि डिमेंशिया के पेशेंट्स में अमूमन शॉर्ट टर्म मेमोरी ख़राब होती है, लेकिन बचपन या जवानी की यादें आमतौर पर बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन एक अहम बात जो साइकोलॉजिस्ट को याद रखनी चाहिए वो ये है कि कॉन्फबुलेशन में कभी पेशेंट अपनी कमज़ोरी को छुपाने के लिए खुद से कहानियां बना लेता है। इसे हम कहते हैं कॉन्फिबुलेशन। पेशेंट को याद नहीं आ रहा होता तो वो खुद से
आंसर गढ़ लेता है। लेकिन जब डिमेंशिया की हालत बढ़ती है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी भी खराब होने लगती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो बेटा वीडियो को लाइक करें और फीडबैक देना मत भूलें। थैंक यू।